हेलो फ्रेंड, पिछले लेक्चर में हम वैल्यू ऑफ थर्ड और डिटर्मिनेंट देखे थे कि थर्ड और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। जो पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं कृपया डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक है, और पिछला लेक्चर देखें। चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं और आगे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फ्रेंड, प्रॉपर्टीज पढ़ने से आपको डिटर्मिनेंट को हल करने में सुविधा मिलेगी, इसलिए प्रॉपर्टीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए पहला प्रॉपर्टीज बता दिए थे, दूसरा देखिए। इफ टू रो और column of a determinant are proportional then its value will be 0। देखिए फ्रेंड, यहां कह रहा है अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर कोई डिटर्मिनेंट ए बी सी 4a 4b 4c DEF दिया हुआ है, DEF दिया हुआ है, ABC 4a 4b 4c DEF दिया हुआ है कोई डिटर्मिनेंट। क्या कहा गया, अगर कोई टू रो या टू कॉलम प्रोपोर्शनल होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे देखिए, ये क्या फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम है ना। फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो है ना। फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में देखिए तो अगर हम फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम का अगर प्रोपोर्शनल करेंगे तो क्या आता है, ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 4 होगा। आगे देखिए तो दो कॉलम लेके देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को देख रहे हैं। अगर ये हो गया, ये देखिए 4b बट्टा b करेंगे क्या होगा 4 होगा। इसी प्रकार 4c बाई c क्या हो जाएगा 4 होगा। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड, प्रोपोर्शनल यानी कि इक्वल आ रहा है। सब दो कॉलम को प्रोपोर्शनल किए हैं तो वैल्यू सेम आ रहा है, 4 सेम आ रहा है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। समझे क्या बोले, अगर कोई डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे एग्जांपल और देखिए, एक तो अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 4 3 4 8 6 5 2, यहाँ पे देखिए तो कोई प्रोपोर्शनल लग रहा है। इस दोनों को देखिए तो कितना अनुपात है, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 2, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 2, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 2। यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल है इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। आप चाहे तो कोई रो वाइज या कॉलम वाइज एक्सपेंड करके देख सकते हैं, इसका वैल्यू 0 ही होगा। चलिए नोट कीजिए, नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सब बोर्ड को साफ कर लेते हैं। देखिए तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, इफ corresponding row and column are interchanged
interchanged, then its value will be remain सेम। यहाँ पे बोला गया दोस्त, अगर किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इंटरचेंज करेंगे ना तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। कॉरस्पॉन्डिंग करने का मतलब जो रो रहेगा उसे कॉलम कर देंगे, जो कॉलम रहेगा उसे रो कर देंगे। जैसे देखिए 2 4 1 3 2 1 5 6 2, मान लीजिए ये कोई डिटर्मिनेंट है। अगर आप चाहे तो रो है ना, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो है ना, आप चाहे तो इसे कॉलम भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको करना होगा सभी कॉलम को रो बनाना होगा। आप चाहेंगे जो हम फर्स्ट कॉलम को रो बना दी, फर्स्ट रो को कॉलम बना दिए, बाकी सबको ऐसे छोड़ दीजिए तो गलत हो जाएगा। करना चाहते हैं तो आप सभी को रो को कॉलम कीजिए और कॉलम को रो कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे आप चाहेंगे तो 2 4 1 है ना कॉलम में, तो उसे आप रो में बना सकते हैं 2 4 1 या 3 2 1 और 5 6 2। देखिए ये तो था रो, यहाँ पे कॉलम बना दिए, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे भी कॉलम कर दिए रो को, यहाँ पे भी रो को कॉलम कर दिए हैं। इसका वैल्यू जितना इसका वैल्यू आएगा ना उतना ही उसका वैल्यू आएगा। इन दोनों के वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। समझे? आई होप समझ गए होंगे। एक और प्रॉपर्टीज देखिए आगे। चाहे तो आप एक्सपेंड करके देख सकते हैं, कोई रो वाइज या कॉलम वाइज चाहे तो देखिए। इंपॉर्टेंट बात आप जान लीजिए, अगर कोई डिटर्मिनेंट 2 4 1 2 5 1 3 5 1 दिया हुआ है, कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं कुछ तो आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप किसी रो को कॉलम बना रहे हैं तो आपको दिखाना होगा किस रो को किस कॉलम क्या कर रहे हैं, किस कॉलम बना रहे हैं। यहाँ पे आई जे है, मान लीजिए जो रो के लिए होगा वही कॉलम के लिए हम दिखा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन हल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप R1 की जगह R2 लिख सकते हैं, या R2 की जगह R3 कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपकी सुविधा हो, जैसी आपकी सुविधा होगी वैसे आप क्वेश्चन को हल करने लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो R1 की जगह R2 R3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दिखाना होगा। आप प्लस R1 भी कर सकते हैं। कुछ आपके ऊपर है कि आप क्या कैसे करके क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। अगर आप चाहे तो फर्स्ट रो को सेकेंड रो बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट रो की जगह सेकेंड रो लिखे तो ये चिन्ह दिया जाता है। अगर आप फर्स्ट रो की जगह सेकेंड रो और सेकेंड रो जगह फर्स्ट रो लिखे तो आपको ये लिखा जाता है। इसे इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज मतलब एक दूसरे की जगह आ जाएगा। अगर एक दूसरे की जगह रखना होगा तो ये चिन्ह देना होगा। अगर नहीं, आपको R1 की जगह R2 ही देना होगा तो बस आप यही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, इतना कर सकते हैं। देखिए दोस्त, मतलब रो में आप रो जोड़ सकते हैं, कॉलम में कॉलम जोड़ सकते हैं। आप ऐसे कीजिएगा, R1 की जगह R2 प्लस C1 कॉलम 1 कीजिएगा तो ये नहीं होगा। चाहे तो आपको एक ही जाति का लेना होगा। आपको रो लेना है तो रो लीजिए, कॉलम लेना है तो कॉलम लीजिए। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते हैं, अगर कोई रो 1 की जगह आप R1 प्लस 2 नहीं कर सकते हैं। कोई रियल नंबर नहीं जोड़ सकते हैं आप किसी रो में। किसी जगह रो को रखने के लिए रियल नंबर ऐड करके आप नहीं रख सकते हैं। आपकी इच्छा, आप चाहे तो R1 की जगह 2R2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रियल नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। रो और कॉलम ऐड होगा, केवल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। R1 की जगह R1 इंटू R2 नहीं लिख सकते हैं। आप चाहे तो R प्लस 1 लिख सकते हैं, लेकिन R1 इंटू R2 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे R1 क्या, आप R3 प्लस R1 कीजिए, R2 प्लस R1 कीजिए,
R1 R3 R1 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं, आपको प्लस करना होगा या माइनस कीजिए, प्लस कीजिए या माइनस कीजिए। रियल नंबर नहीं ऐड कर सकते हैं आप, और नहीं डिवाइड कर सकते हैं आप, और नहीं मल्टीप्लाई, ये समझ गए। अब चाहे तो 2 से आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी रो या किसी कॉलम में ऐड कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है डिटरमिनेंट में, आगे समझते हैं कैसे होता है। तो तब तक आगे एक प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। 4 होगा, इफ 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स are changed, if two or column of a determinant are changed, then its sign is changed। देखिए, अगर किसी डिटरमिनेंट में आप किसी रो या किसी कॉलम को चेंज करते हैं, यानी कि R1 की जगह R2, R2 की जगह R1 रखते हैं। पिछले में क्या था, आप सभी रो को कॉलम बनाए थे, आप सभी कॉलम को रो बनाए थे। इसमें ये नहीं बता रहा है, अगर किसी रो को आप दूसरे रो की जगह लिखना चाहते हैं तो आपको साइन में चेंज करना होगा। साइन इज चेंज बट वैल्यू इज रिमेन सेम। साइन में तो चेंज हो जाएगा वैल्यू के साइन में, लेकिन उसकी वैल्यू जो होगा ना उसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल साइन में चेंज होगा। आप रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो यानी देखिए कहा एक चाह रहा है, अगर ABC है ना, सॉरी A1 B1 C1 मान लीजिए, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये कोई डिटरमिनेंट है। अगर आप R1 की जगह क्या बोल रहे हैं, R1 की जगह R2 लिखिए और R2 की जगह क्या है, R1 की जगह R2 लिखे और इंटरचेंज कर दिए, मतलब R2 की जगह R1, ऐसा क्या है, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये, तो क्या करेंगे, R1 की जगह R2, तो R1 ये है, रो 1 फर्स्ट रो ये है, उसके बाद R2 लिखेंगे, क्या होगा A2 B2 C2 होगा, और क्या है R2 की जगह R1 इंटरचेंज है, तो R1 कितना है A1 A2 सॉरी B2 B3 सॉरी C3 होगा, सॉरी C2 होगा, और बाकी तो चेंज नहीं करना है। अगर आगे देखिए A3 B3 C3 ये करेंगे ना, अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, यहां पे इंटरचेंज लिख दीजिए, इंटरचेंज करेंगे, R1 को R2 करेंगे, R2 को R1 करेंगे। आप चाहे तो R3 को R1 R2 को R1 कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चेंज करेंगे तो साइन में चेंज आएगी, प्लस था माइनस हो जाएगा। समझे ना क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी रो को चेंज कर रहे हैं, R1 की जगह R2 कर रहे हैं या R3 की जगह R1 कर रहे हैं, सिर्फ रो में और कॉलम में, तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एक को प्रूव कीजिए तो PT प्रूव दैट ABC XYZ PQR, ये कोई डिटरमिनेंट है, प्रूव करना है क्या,
एक्स वाई जेड पी क्यू आर और एबीसी प्रूफ करना है। इसी प्रॉपर्टी से प्रूफ है कीजिए। चलिए इसको हम हल करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, आप R1 की जगह R2 लिख सकते हैं। इंटरचेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, प्रॉपर्टीज बताए हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। और क्या है, R2 की जगह R1 लिख रहे हैं, मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज का साइन ये बताए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबीसी हो जाएगा। पी क्यू आर को इसे लिख देते, पी क्यू आर को इसे लिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अगर आप किसी रो को चेंज करेंगे या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ रहे क्या कर रहे हैं, निगेटिव हो जाएगा। अगर किसी रो को आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन निगेटिव हो जाएगा, तो वही साइन निगेटिव होगा। आगे देखिए, इसी से आगे, या अब फिर क्या कीजिए, R2 और R3 को इंटरचेंज कीजिए। R2 और R3 को इंटरचेंज कीजिए, क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड रह जाएगा। R प्लस माइनस है, साइन चेंज होगा ना, साइन चेंज होगा ना, माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा। प्लस है डिटरमिनेंट में, क्या है, रो चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा, और R3 की जगह पे R2 हो जाएगा। क्या है R2 यहाँ पे, ए बी सी। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। आई होप की प्रॉपर्टी समझ पा रहे हैं आप। आपको पहले क्या बताए हैं, पहला प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटरमिनेंट की रो या कॉलम आइडेंटिकल होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, या प्रोपोर्शनल होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। आगे देखिए, अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी रो या कॉलम का, किसी रो या कॉलम का सभी एलिमेंट अगर 0 होगा तब पर भी उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर किसी रो का, किसी डिटरमिनेंट की रो या कॉलम में ऑल एलिमेंट्स आर 0 देन इट्स वैल्यू इज ऑल्सो 0। यहाँ पे देखिए, अगर इस रो से डिफाइन एक्सपेंड कीजिएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, प्लस 0 से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, प्लस 0 से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए क्या कह रहे हैं। इस अगर किसी भी डिटरमिनेंट में रो या कॉलम 0 होगी, सभी एलिमेंट किसी एक रो या कॉलम का, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर किसी डिटरमिनेंट की सभी एलिमेंट 0 होगा तब पर भी इसकी वैल्यू 0 होगी। समझ रहे हैं, इसमें कुछ है या नहीं है, 0 है तो 0 होगा। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, डिटरमिनेंट बराबर है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। ये कोई डिटरमिनेंट है, आपको कह रहा है इसको प्रूव कीजिए कि 0 है। प्रूव दैट इट इज 0, इट्स वैल्यू इज 0। आप इतना रो बाय रो को लेंगे, इतना करेंगे, प्लस करते जाइएगा, ओमेगा करते जाइएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस करते, थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर आप चाहे तो इसे प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। अब हम क्या बोले हैं, अगर आप चाहे तो सुविधा अनुसार रो और कॉलम को ऐड कर सकते, रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं, रो कॉलम को नहीं ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कॉलम को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए C1 की जगह हम C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टीज पढ़ा है, कर सकते हैं। क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा। यहाँ पे इसको देखिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा होगा, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होगा। कितना है यहाँ पे, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर,
ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, इतना कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और सॉरी C1 के जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3 किए हैं, इतना किए हैं C1 के जगह पे, चेंज किए, इंटरचेंज नहीं किए। कॉम्प्लेक्स नंबर आप कभी पढ़े होंगे या 11th का चैप्टर है, ये टॉपिक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होती है ना, उसकी वैल्यू 0 होती है। ये क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, इतना का वैल्यू 0 कर सकते हैं, घबराने में कोई बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ सकते हैं जाके, क्या होगा, 0 होगा, इतना का वैल्यू 0 होगा, बाकी सेम उठा देते हैं। एक ये इसका वैल्यू 0 होता है और ओमेगा क्यू का भी वैल्यू 0 होता है, ये बता दिए हैं। ये तो यहाँ पे यूज तो है नहीं, तो फिर भी बता दिए हैं। क्या होगा, ओमेगा लिख दिए 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, देख समझे किसे किए हैं सो, इसका वैल्यू 0 होता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का सभी एलिमेंट 0 है, फर्स्ट कॉलम का सभी एलिमेंट 0 है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। पहले बताया किसी डिटरमिनेंट की कोई भी रो या कॉलम का पूरा एलिमेंट 0 होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे देखिए और एलिमेंट्स आर 0, वैल्यू 0। ये तो प्रूव करना था। चलिए आगे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। चलिए थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। चलिए चौथा प्रॉपर्टीज हो गया था, अब पांचवा प्रॉपर्टीज देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं कि डिटरमिनेंट में अगर कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बाय और रियल नंबर, अगर कोई डिटरमिनेंट में आपको बोल दिया जाए कि कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तब कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। आपको कोई डिटरमिनेंट दे दिया गया है ABCDEFGHI, अगर इसमें आपको बोल दिया जाए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तब क्या कीजिएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए इस डिटरमिनेंट में, तब क्या कीजिएगा, सभी एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा। सभी एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। या किसी एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा। इसका तरीका ये है, जो आपको बोला जाए 3 से या किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना होगा। पूरे रो में कीजिए या पूरे कॉलम में कीजिए, एक में मात्र, दूसरा में नहीं। मान लीजिए हम सेकेंड कॉलम में कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो ADG 2B2E2H होगा, बाकी सब सेम रहेगा। समझ रहे क्या कर रहे हैं। अगर आप ये भी कर सकते हैं, या सेकेंड कॉलम में या फर्स्ट रो, कुछ में कोई भी कर सकते हैं। 3 रो या 3 कॉलम है ना, कोई भी एक में कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार आपको कॉमन लेना होगा। अगर आपको कॉमन लेना होगा तो किसी एक रो और किसी एक कॉलम में पूरे एलिमेंट के पास ये नंबर होना चाहिए, तब भी आप कॉमन कर ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसी में सॉरी 3 है, यहाँ पे 3। अगर ये कॉमन लेना है आपको, तो सभी एलिमेंट के पास जिस रो या जिस कॉलम से लीजिएगा आप कॉमन, उसमें सभी एलिमेंट के पास वो नंबर होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं ले सकते। 1 या 2 के पास होगा तो। समझ रहे क्या कर रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन में एक रो या कॉलम में पूरे एलिमेंट के साथ करना होगा। चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको दे दिया गया कोई डिटरमिनेंट दे दिया है, मान लीजिए 2 4 1 है, मान लीजिए 3 5 6 मान लीजिए, और क्या है 4 8 2 है। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है, आपको बोला सॉल्व करने के लिए
क्या प्रॉपर्टीज पर है, आसानी से हो जाएगा। देखिए इसमें कॉमन है, कोई रो में या कॉलम में कॉमन एलिमेंट कोई आ सकता है, कॉमन किसी से, हाँ देखिए इसे 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 4 1 3 5 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन बाहर किए क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी एलिमेंट के पास 2 होगा, इसलिए 2 बाहर किए हैं। अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता, 1 रहता या 5 रहता, अगर कोई चेंज रहता तो आप बाहर नहीं कर सकते थे इस रो के थ्रू 2 को। क्यों, क्योंकि रूल है। देखिए 2 बाहर कीजिए, बाहर कर लिए कॉमन लेके। यहाँ पे देखिए आपको पहले प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, अगर किसी डिटर्मिनेंट के पास कोई 2 रो आइडेंटिकल होगा या 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 2 बाहर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे हम कहना ये चाह रहे थे कि अगर कॉमन लेना होगा तो बाहर कैसे करेंगे, कैसे बाहर करेंगे। अगर किसी रो या किसी कॉलम के बाहर करना चाह रहे हैं, उस रो या उस कॉलम के सभी एलिमेंट के पास वो नंबर होना जरूरी है। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रॉपर्टी ये है, क्या होगा, 5वां होगा शायद। देखिए क्या होता है, इफ एनी रो और कॉलम is expressed as sum of two or more terms, then the determinant is expressed in 2 or more terms। कुछ नहीं समझोगे दोस्त, क्या लिखे हैं, कह रहे हैं अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम अगर का सभी एलिमेंट अगर सम के रूप में दिया रहेगा तो उसे अलग अलग करके डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे देखिए अगर है A1 A2 A3 B1 सॉरी यहाँ पे हटा के साथ लिख देते हैं, B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये रहेगा ना। अगर किसी कॉलम या रो के पास कोई ऐड करके दिया रहेगा, सम करके दिया रहेगा, इसको आप कैसे कीजिएगा, यहाँ पे 2 है तो क्या करना होगा, उसको अलग अलग लिखना होगा, इसको अलग अलग लिखना होगा। पहले क्या कीजिए, सम के रूप में है ना ये A1 प्लस अल्फा 1 है, उसको अलग कीजिए, पहले ए वाला लिख लीजिए, A1 A2 A3 हो गया, B1 B2 B3 C1 C2 C3 कर लिए। अब प्लस दे दीजिए, प्लस का चिन्ह प्लस कीजिए। अब अल्फा को लेकर आगे लिखिए, ए तो लिख दिए, अब अल्फा लिख दीजिए। अल्फा फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में लिखिए कोई फर्स्ट जस्ट अल्फा 2 अल्फा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 क्या कर रहे हैं, अगर कोई सम के रूप में दिया रहेगा ना तो इसे आप ऐसे मतलब अलग अलग करके सम करके लिखना होगा। पहले ए को लीजिए, पहले तब अल्फा को लीजिए, बाकी एलिमेंट को सेम लिखना है, कोई मतलब उधर उधर नहीं करना है, सिर्फ जो सम वाला रहेगा उसे अलग अदल बदल करना है बस। पहले लेकर
बाद में फिर लिखना है। समझ गए होंगे। अब चलिए एक और देखिए वो। चलिए अगर आपको दे दिया जाए A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3, ये सम के रूप में दे दिया है। ये बार बता दिए पहले वाला। और B1 प्लस बीटा 1, B2 प्लस बीटा 2, B3 प्लस बीटा 3, C1 C2 C3। अगर ये दे दिया जाए तो क्या कीजिएगा बताएं। पहले एक एक करके एक्सपेंड करना है। क्या कीजिएगा, पहले ये वाला को लिखिए, इसको लिखिए। पहले ए लिखिए, A1 A2 A3 लिख दिए। अब बाकी जो इसको छोड़ दीजिए। अब बाकी जो है ना उसको सेम उतारिए। क्या है, B1 प्लस बीटा 1, B2 प्लस बीटा 2, B3 प्लस बीटा 3। हो गया, सेम उतारना है, C1 C2 C3। अब प्लस कीजिए। क्या कीजिए, प्लस है तो प्लस कीजिए। ए बात तो लिख दिए। अब अल्फा लिखिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। आगे क्या है, B1 प्लस बीटा 1, B2 प्लस बीटा 2, B3 प्लस बीटा 3 है ना। C1 C2 C3 है। इसको तो अलग अलग कर लिए, इसको फर्स्ट कॉलम को अलग अलग कर लिए। अब तब पर भी ये सम के रूप में है। इसको अलग कर लिए तब पर भी ये सम के रूप में है। देखिए दोस्तों, इसका यूज जेई का क्वेश्चन बनाएंगे ना तो काफी देखने को मिलेगा इसका यूज। इसलिए ध्यान से देखिए। इसको तो अलग कर लिए, अब इसको अलग करना है। क्या बोले हैं, सेम रहने देना है। बाकी को जो प्लस के रहे ना उसे अलग अलग करना है। एक बार में एक ही कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे प्लस करके अलग अलग करें तो नहीं कर सकते हैं। इसको अब अलग करना होगा। क्या होगा, A1 A2 A3 कीजिए। अब क्या है, B1 कीजिए, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब प्लस कीजिए। अब इसको अलग कीजिए, कर लिए। अब फिर इसको अलग कीजिए। बाकी को सेम लिखना है, A1 A2 A3। ये वाला अलग कर दिए, हटा दिए हैं। अब इसको लिखिए, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, C1 C2 C3। ठीक इसी प्रकार देखिए क्या करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, B1 सही है ना, B1 समझ पा रहे हैं ना, B1 B2 B3, C1 C2 C3। प्लस कीजिए। इसमें B को अलग कर लिए, इसमें B को अलग कर लिए। अब क्या बच गया, बीटा। अब बीटा को अलग कीजिए, बाकी को सेम रहने दीजिए। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दिख रहा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अब क्या है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। अब बाकी आगे क्या है, C1 C2 C3। ऐसे एक्सपेंड करना होगा इसको। इसका ये फॉर्म होगा। इस डिटर्मिनेंट का इस फॉर्म में लाके सॉल्व करना होगा, तभी आसानी से बन सकती है। समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं। आई होप समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।